हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिमझिम अपनी माँ जानकी के साथ रहा करती थी। रिमझिम दिखने में बहुत ही दुबली पतली सी थी, इसीलिए उसकी माँ जानकी उसे हर कुछ घंटों में कुछ न कुछ खिलाती पिलाती रहती। हर घंटे खाने पीने की वजह से रिमझिम को बहुत भूख लगती। इतना खाने के बावजूद फिर भी वो बेचारी भूखी की भूखी ही रह जाती। आइए देखते हैं कि रिमझिम अपनी माँ से क्या कहती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कब मिलेगा खाने को मुझे? माँ, मैंने कितने वक्त से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए शायद पहले से और ज्यादा दुबली हो गई हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। ये ले खा, सुबह से भूखी है मेरी लाडो। मेरी बच्ची कितनी दुबली हो गई है। तुझे बचपन से खिलाया जा रही हूँ, लेकिन तू दुबली पतली ही रहेगी। हे ऊपर वाले, कहीं मेरी बेटी को कोई बीमारी ना हो गई हो। माँ, ये क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ, देखो मुझे, कहाँ हूँ मैं बीमार? कुछ भी बोलती हो आप, मैं बस पतली हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन बेटी, तुझे देखकर हर कोई बोलेगा, पता है तुझे, कुपोषित। शायद तुझे कुपोषण वाली बीमारी हो गई है। मैं कल मंदिर जाकर तेरे सेहत की प्रार्थना करूंगी। माँ, अगर कोई बीमार जैसा दिखे तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, ना कि मंदिर जाकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये लो, मेरा खाना भी खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊंगी? आप जल्दी से कुछ और बना दो। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे होने चाहिए बेटी। सारे पैसे तो हमारे खाने में खर्च हो जाते हैं। अब डॉक्टर को क्या कागज के रुपए दूंगी? थोड़ा रुको, अभी लेकर आती हूँ खाना। पता नहीं कौन करेगा भुक्कड़ से शादी। जानकी अपने कमरे से ज्यादा रसोई घर में रहा करती, क्योंकि उसकी बेटी को हर घंटे कुछ न कुछ भूख लगती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन महीनों में बीतते हैं। इसी बीच रिमझिम की शादी सागर नाम के लड़के से होती है। रिमझिम का स्वागत उसकी सास करती है और रिमझिम को अंदर बैठाती है। तभी सुनीता की बड़ी बहू लीला रिमझिम से कहती है, क्या बात है देवरानी जी, तुम इतनी दुबली पतली सी हो, कुछ खिलाती पिलाती नहीं थी क्या तुम्हारी माँ? देखकर लग रहा है सारा खाना वो खुद ही खा जाया करती होंगी। ऐसा है दीदी, हमारे घर में खाना कम बनता है, इसीलिए मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आज के बाद खाया करूँगी, देखते हैं कितना तंदुरुस्त बनती हूँ। क्या बात है, मुझे लगा शरीर में जान नहीं है तो शायद जुबान भी ना हो, पर मैं गलत हूँ। तुम्हारी जुबान तो ट्रेन से भी लंबी है, संभल कर, कहीं कट ना जाए। बस करो, नई बहू है, आते ही उसकी खिंचाई शुरू कर दी। अब दोनों अपना मूड ठीक करो और हंसो। माँ जी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने पीने को मिलेगा क्या? वो क्या है ना, मैंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, कहीं और ज्यादा दुबली पतली ना हो जाऊं। ये किसने कह दिया? अगर कुछ वक्त तक खाना नहीं खाओगी तो तुम दुबली हो जाओगी। मेरी प्यारी देवरानी जी, आप पहले से दुबले हो तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। माँ जी, मैं मजाक से हटकर बोल रही हूँ, मुझे खाना दे दीजिए, वरना मैं यहीं जमीन पर लेटकर रोने लगूंगी। रुक बहू, मैं तेरे लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ खाने को। आराम से खाना खाकर रेस्ट कर ले, सुबह जल्दी उठना है। सुनीता अपनी छोटी बहू रिमझिम को खाना लाकर दे देती है और रिमझिम भी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह रिमझिम रसोई घर में जाकर खाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी जेठानी उसे कहती है, रिमझिम, तुम ये जासूस की तरह क्या ढूंढ रही हो इतनी सुबह सुबह रसोई घर में? कुछ नहीं, बस खाना ढूंढ रही थी, बहुत तेज भूख लगी है। दीदी, अगर मैंने कुछ नहीं खाया ना तो मैं सच में मर जाऊंगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी माँ किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे रे, किसने कह दिया तुम्हें तुम खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी? सब गलत गलत चीजें अपने दिमाग में से भरा हुआ है, उसे निकाल दो। ऐसा करो, जाओ नहाकर अच्छे से तैयार होकर आओ, तब तक मैं कुछ बना देती हूँ खाने को। हाँ, बहुत अच्छी हो दीदी, अगर आप न होती तो आज मेरा मरना तय था। मैं बस अभी आती हूँ नहा धोकर, उसके बाद मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। पगली अब रुलाएगी क्या? जा जाकर नहा ले, उसके बाद पता चलेगा आज क्या क्या बनेगा और तुम क्या क्या खाओगी। चलो जाओ, जल्दी से नहा कर आओ। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से आती हूँ। रिमझिम जैसे ही जाने लगती है वैसे ही उसकी सास सुनीता उसको कहती है, छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुम अभी तक नहाकर तैयार नहीं हुई। पता है ना, आज तुम्हें सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना है, ताकि तुम्हें हम सब तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा दे सके। माँ जी, मुझे कोई तोहफा वगैरह नहीं चाहिए, आप ये तोहफा दीदी को दे दो, क्योंकि वही बनाएंगी खाना। मैं अभी भूखी हूँ और मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। वाह, नई बहू तू है या लीला है? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने कह दिया
आज तुझे खाना बनाना है और हाँ, फटाफट खाने मत बैठ जाना, वरना पहली रसोई अधूरी रह जाएगी। माँ जी, मैं पहली रसोई कल कर लूँ अपनी। कल सुबह सुबह उठकर सबके लिए सब कुछ बनाकर तैयार कर दूंगी। आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। देख बहू, तू जितना लेट करेगी, बहाने बनाएगी, उतनी ही देर तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा। और हाँ, आज तेरी मुंह दिखाई भी है। जितनी जल्दी हो सके खाना बनाकर दुल्हन की तरह तैयार हो जा। लेकिन माँ जी, मुंह दिखाई भी आपको आज ही रखनी थी, किसी और दिन रख लो मुंह दिखाई। बहू, आज का एक भी प्लान चेंज नहीं हो सकता है। वैसे भी तुझे आज ही हमारे कुलदेवी के मंदिर जाना है। अभी अभी पंडित जी का मैसेज आया है, तुम दोनों को बुलाया है वहाँ पर। माँ जी, हाँ मुझ पर रहम कीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। बहुत भूख लगी है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी और फिर आप सबको दिखूंगी तक नहीं। ठीक है, मुझे भी देखना है तुम्हें गायब होते हुए। और हाँ, आज तुम्हारा व्रत है, याद रहे। चल बड़ी बहू, मेरे साथ कुछ काम कर। सुनीता अपनी छोटी बहू को भूखा रहने की बोलकर अपनी बड़ी बहू को लेकर चली जाती है। रिमझिम व्रत का नाम सुनकर वहीं रोने लगती है और रोती रोती अपने कमरे में जाती है। तभी उसको ऐसे रोता देखकर सागर रिमझिम के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? बताओ मुझे भी, मैं बात करता हूँ। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे भूख लगी है, कल रात को खाया था मैंने, उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं खाया। देखो देखो, भूख से मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, शायद मैं मरने वाली हूँ। मुझे बचा लो सागर जी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और भूखा मैं भी हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ना मेरे हाथ कांप रहे हैं और ना ही मैं मर रहा हूँ। मैं आपसे ज्यादा पतली हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगती है। देखो मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं कैसे पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहूंगी? हे भगवान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मेरे लिए आप खाना जरूर रखना। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रही हो? जाओ नहा लो, फिर पूजा के लिए भी जाना है हमको अपने कुल देवी के मंदिर। जितना लेट करोगे उतनी भूखी रहोगी। मुझसे उठा नहीं जा रहा है, आप मुझे नहाने के लिए बोल रहे हो। देखो आप मुझे देखो कैसे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपका दिल पिघलेगा नहीं मुझे ऐसे हालत में देखकर। ओके सॉरी बाबा, मैं तुमको उठाकर बाथरूम तक छोड़ आता हूँ। अब तो ठीक है, और प्लीज ये ड्रामा बंद करो, बहुत हुआ। कोई ऐसे बिना खाए नहीं मरता। ड्रामा? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी बाथरूम तक, मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा। आज तक इतने टाइम तक कभी भूखी नहीं रही। करवा लो आप सब अपनी भूखी बहू से व्रत। मैंने कहा था कि मुझसे सब कुछ कल करवा लेना, लेकिन आपने आज ही करवाना है। रिमझिम गुस्से में बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठती है और वैसे ही बेचारी को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। देर शाम को उसे होश आता है और उसे देखकर सब हंसते हैं। भला भूख से किसी को ऐसा कैसे हो सकता है? और रिमझिम अभी तक जिंदा थी, इतने घंटे भूखे रहने के बाद भी। चलो बहू का व्रत भी हो गया और बेचारी बहू भूखी ही रह गई। कल्याणी देवी अपने आगे किसी को धूल बराबर नहीं समझती थी। उसको खुद पर और अपने पैसों पर इतना घमंड था कि अपने आसपास के मोहल्ले में रहने वाले अपने से नीचे लोगों को वो देखती तक नहीं थी। लेकिन उसी का उल्टा उसका बेटा अर्नव, जो कि एक डाउन टू अर्थ इंसान था, और उसके नरम स्वभाव के चलते उसकी कंपनी में काम करने वाली रिया का दिल उस पर आ गया था। अर्नव भी उसको पसंद करता था और दोनों लगभग 2 साल से रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन एक शाम ऑफिस से निकलते हुए अर्नव रिया से बोलता है, रिया, अब ये रिलेशनशिप को खत्म करने का समय आ गया है। मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रह सकता। क्या? पर क्यों अर्नव? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन तुम यूं इस तरह मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अर्नव। किसने कहा मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ? अरे पागल, अब मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने रहने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारा पति बनना है। रिया, विल यू मैरी मी? अर्नव का ये अचानक से झटका देकर शादी के लिए प्रपोज करना रिया को हैरान कर देता है और वो ये सुनने के बाद अर्नव से कहती है, अरे यार, तुम भी ना, तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। और मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी तुमसे शादी? लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी मम्मी नहीं मान रही हमारे रिश्ते के लिए। फिर अब क्या हुआ? वो मान गई क्या? नहीं, वो नहीं मानी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करके अपने घर जाऊंगा, ताकि माँ के पास तुमको अपनाने के सिवा कोई रास्ता ना बचे।
और तुम मना नहीं करोगी, क्योंकि मैं अपनी माँ को जानता हूँ, अपनी खुशी से वो कभी मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगी। अर्नव की बात को समझते हुए रिया उसके साथ शादी के लिए मान जाती है और कुछ दिनों बाद मंदिर में रिया के माता पिता की मौजूदगी में अर्नव रिया संग शादी करता है और उसका हर हाल में साथ देने का वादा करके रिया के माता पिता से इजाजत लेकर अपने घर आ जाता है और वहाँ अपनी माँ को आवाज देकर कहता है, माँ कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मेरे साथ कौन आया है, जल्दी आओ। कल्याणी देवी अपनी ही अकड़ में चलते हुए बाहर आती है और अपने बेटे के गले में वरमाला और एक लड़की को साथ देखकर उसको समझते देर नहीं लगती कि उसका बेटा शादी करके आया है, जिस पर वो सामने आकर बोलती है, आखिर कर ही आए ना तुम मेरा नाम खराब। किसी फटीचर से शादी करके उठा लाए उसे मेरे घर में। मेरे घर को तुमने धर्मशाला बना रखा है क्या अर्नव? माँ जानता हूँ आप गुस्सा हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप कभी नहीं मानती, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली, क्योंकि मैं रिया के बिना नहीं रह सकता था। जा निकल जा फिर इस घर से। मुझे इस लड़की जैसे नौकर भी पसंद नहीं है, तो बहू तो इसको मैं मानने से रही, इसलिए जाओ निकल जाओ इसके साथ तुम भी मेरे घर से। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए प्लीज। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप चाहो तो मैं इस घर में नौकरों की तरह काम कर लूंगी, लेकिन आप हमें जाने को मत कहो। अर्नव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको उनकी माँ से दूर करने का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहती। नौकरों की तरह रहने को तैयार है ना? ठीक है, इसको इसकी औकात इसी घर में रहकर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम मेरे बेटे के साथ उसके कमरे में नहीं बल्कि नौकरों के कमरे में रहोगी। बोलो मंजूर है? माँ ये क्या कह रही हो? मंजूर है। अर्नव जी प्लीज देखो, माँ जी की सहमति के बिना मैं आपसे शादी करने के लिए मानी ना, तो अब आप मेरी ये बात भी मान जाओ। अर्नव को ना चाहते हुए भी रिया की बात को मानना पड़ता है, जिसके बाद रिया नौकरों के कमरे में जाकर अपना सामान रखती है और अर्नव अपने कमरे में जाकर गुस्सा दिखाते हुए सामान इधर उधर फेंकने लगता है। उस दिन के बाद से कल्याणी देवी का अत्याचार शुरू हो जाता है। घर की बहू को नौकरानी बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती और इसकी शुरुआत अगले दिन से ही करते हुए वो सुबह सुबह रिया को बुलाकर कहती है, तुम इस घर की बहू बनकर आई हो ना, तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म तो होनी ही चाहिए। जाओ रसोई में जाकर कुछ मीठा बना कर लाओ, और हाँ, जो भी बनाओ उसे कम से कम 4 कटोरियों में डालकर लाना। सच में माँ जी? लगता है माँ जी का गुस्सा शांत हो गया है। ये सुनकर रिया मुस्कुराकर सीढ़ियों पर खड़े अर्नव को देखती है और रसोई में खीर बनाने चली जाती है। खीर बनाने के बाद जब वो उसे कटोरियों में डालकर हॉल में लाती है तो देखती है कि कल्याणी के साथ कुछ औरतें बैठी हुई हैं, जिनके पास उनके पालतू जानवर है। 2 के पास बिल्ली और 2 के पास कुत्ते थे। इतने में कल्याणी रिया को देखकर बोलती है, अरे बहू रानी आओ आओ, बना लाई, लेकर आओ यहाँ। रिया ट्रे लाकर टेबल पर रखती है, जिसके बाद कल्याणी उन 4 कटोरियों को जमीन पर रखती है और उसकी सहेलियों के कुत्ते बिल्ली उस खीर को खाते हैं। ये देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कल्याणी बोलती है, वाह मेरी नौकरानी बहू, तुम्हारी खीर मेरी सहेलियों के पेट्स को बहुत पसंद आई। माँ जी, आपने मेरी पहली रसोई की खीर इन जानवरों को क्यों खिलाई? मेरे घर में नौकरों के हाथ का खाना जानवर ही खाते हैं। हमारे लिए खाना शेफ बनाता है, इसलिए खुद को किस्मत वाली समझो। इनको तुम्हारी खीर पसंद आई, वरना आज तक किसी नौकर के हाथ का खाना नहीं खाया है इन्होंने। कल्याणी की बात सुनकर उसके पास बैठी उसकी एक सहेली मीनाक्षी कहती है, कल्याणी, तेरी तो किस्मत खुल गई। परमानेंट नौकरानी मिल गई बहू के रूप में, वरना आजकल नौकर नौकरानी मिलना कितना मुश्किल है। सही कहा, मैंने भी यही सोच कर रख लिया इसको घर में। अपनी बहू को नौकरानी का दर्जा देकर कल्याणी देवी अपनी सहेलियों में उसका बहुत मजाक बनाती है और ये सब देखकर रिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अर्नव को भी इन सब की खबर थी, लेकिन वो रिया के चुप करवाने के कारण अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता। लेकिन कल्याणी देवी यही नहीं रुकती। एक सुबह अर्नव का मैनेजर कुणाल, जो कि उसका दोस्त भी था, सुबह सुबह ही उसके घर आता है और हॉल में बैठी कल्याणी देवी से कहता है, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अरे कुणाल बेटा, ठीक हो तुम? और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर?
एक फाइल और अर्नव को लेने आया हूँ। आज एक मीटिंग है ना हमारी जरूरी। अच्छा अच्छा, लो आ गया अर्नव। अर्नव हॉल में आता है और इतने में ही एक नौकर कुणाल को जूस देकर जाता है, लेकिन गलती से उससे वो जूस कुणाल के जूतों पर गिर जाता है। ये देखकर कल्याणी बोलती है, आंखें हैं या बटन, ये क्या किया? कोई नहीं आंटी, गलती से हुआ इनसे। गलती नहीं, इनको काम करना ही नहीं आता। तुम जाओ और उस दूसरी नौकरानी को भेजो यहाँ। कल्याणी के कहने पर वो नौकर रिया को हॉल में भेजता है। रिया को नौकरानी के कपड़ों में देखकर कुणाल हैरान होकर अर्नव की ओर देखने लगता है, लेकिन अर्नव अपनी आंखें झुका लेता है। तभी कल्याणी रिया से कहती है, मैडम खड़े खड़े मुंह मत देखो, उस नौकर ने कुणाल के जूते पर जूस गिरा दिया है, तो जरा साफ कर दो, वो भी अपने साड़ी के पल्लू से। माँ बस करिए, हद होती है। हाँ आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? रिया तो अर्नव की पत्नी है, इस घर की बहू है। आप उसको नौकरों के काम करने को क्यों बोल रही हैं? जब नौकरानी की हैसियत वाली लड़की को बहू बनाएगा मेरा बेटा, तो उसको इस घर में दर्जा भी तो नौकरानी का ही मिलेगा ना। और तुम खड़ी क्या हो, साफ करो उसके जूते। जी अभी करती हूँ। रिया आंखों में आंसू लिए कुणाल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी कुणाल उसे रोकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन रिया तुम मेरी दोस्त थी ऑफिस में, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी भी हो और मेरी बॉस की बीवी होने के साथ मेरी मालकिन भी, तो मैं ये काम तुमको करने की इजाजत नहीं दे सकता। अर्नव, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग से पहले तुम भी आ जाना। कुणाल तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब अर्नव के बर्दाश्त की हद हो जाती है, जिस पर वो अपनी माँ से कहता है, कर लिया आपने अपनी मनमानी, दिखा दी रिया को उसकी औकात। या अभी भी बाकी है। आपने अपने बेटे की पसंद की ये कदर करी है। इस लड़की ने आपको आपके बेटे से दूर ना रहना पड़े, इसीलिए खुद को नौकरानी बना दिया इस घर की। लेकिन आपको अब भी इस पर तरस नहीं आ रहा, तो ठीक है रिया, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमको अब ये सब और झेलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए फैसला तुम्हारा है। या तो मेरे साथ इस घर से चलो, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे और अपनी माँ से दूर चला जाऊंगा। ऐसे मत बोलो अर्नव, मैं आपके लिए ही तो ये सब झेल रही हूँ। आप ही मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब? अब आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। रिया के इतना बोलते ही अर्नव उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ कल्याणी देवी के घर को छोड़कर चला जाता है। अपनी अकड़ के चलते अपने बेटे को कल्याणी देवी गवा देती है, पर उसकी पसंद को कभी पसंद नहीं करती। सुबह के समय रजनी हॉल में बैठी फोन पर बातें कर रही थी। तभी उसकी बहू नेहा उसके लिए चाय लेकर उसके पास आती है और अपनी सास के फोन रखने के बाद उससे कहती है, माँ जी आप चाय पी लीजिए और बता दीजिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। बहू, आज नाश्ते में तेरा जो दिल करे वो तू बना ले, लेकिन हाँ, कुछ मेरी समधन की पसंद का जरूर बना लियो, अभी थोड़ी देर में वो आने वाली है। माँ आने वाली है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोला कि मुझे तेरी मौसी की लड़की की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। हाँ मुझे पता है, लेकिन जब मैंने फोन करके बुलाया मिलने के लिए तो उन्होंने हाँ कर दी। अब हमारा मिलना भी हो जाएगा और मैं अपनी नजदीक वाली मार्केट से उनकी शॉपिंग भी करवा दूंगी। माँ जी आप दोनों समधनों का दोस्ताना तो आजकल की समधनों के लिए मिसाल बन रहा है। जिन्हें अपनी रिश्तेदारी निभाने में इतनी तकलीफ होती है, तो वहीं आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप दोनों समधन हो। आपके दोस्ताने को देखकर तो लगता है कि आप कोई बचपन की सहेलियां हो। वो तो है ही, हम सिर्फ नाम के लिए समधने हैं। बाकी ना मेरे बिना तेरी माँ का कोई काम नहीं चल सकता, ना उनके बिना मेरा। एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है, मानो वो मेरी बहन जैसी हो। अच्छा ठीक है माँ जी, तब तक मैं भी जाकर घर के और कामों को देख लेती हूँ। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ सुनीता उसके घर आती है। दोनों मिलकर हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी रजनी की देवरानी काजल वहाँ आती है, जिसे देखकर रजनी उससे कहती है, काजल थोड़ा समधन जी के लिए पानी ले आओ, बेचारी इतनी दूर से पैदल चलकर आई है, थक गई होंगी। लो बस यही बाकी रह गया था, पहले इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया, वो कम था क्या जो अब इनकी खातिरदारी भी करें। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुमसे कोई काम बोला है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? पता नहीं इतनी देर से खड़ी होकर क्या सोच रही हो। जी मैंने सुन लिया है, मैं अभी नेहा से कहती हूँ पानी लाने को। शायद तुमने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम जाकर समधन जी के लिए पानी लेकर आओ। बहू घर के बाकी काम कर रही है, उसे टाइम नहीं है। अगर तुम नहीं ला सकती तो कहो, मैं जाकर रसोई से खुद ले आती हूँ। नहीं जीजी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ ना।
रजनी इतना कहकर गुस्से में रसोई में जाती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी निकाल ही रही थी कि तभी नेहा वहाँ आती है, जिसे देखकर काजल गुस्से में कहती है, तुम्हारी माँ के पास और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाती हैं। जरा उनको कुछ समझाया करो। ऐसे रोज रोज मुंह उठाकर अपनी बेटी के ससुराल चले जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या हुआ चाची जी, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। माँ ने आपसे कुछ कह दिया क्या? और आप ये पानी किसके लिए लेकर जा रही हैं? तुम्हारी माँ और अपनी जेठानी जी की समधन की खातिरदारी करने के लिए लेकर जा रही हूँ। ये पानी बहुत दूर से आई है ना, इसलिए। आप छोड़िए, मैं लेकर जाती हूँ पानी सबके लिए, आप जाइए। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो क्या? जेठानी जी ने मुझे पानी लाने को कहा है। अगर तुम लेकर जाओगी तो उन्हें लगेगा मैंने कहा है तुमसे पानी ले जाने को और मुझे सुनना पड़ेगा। तुम बस अपनी माँ को रोज रोज अपने ससुराल आने से रोक लो, वही बहुत है। काजल इतना कहकर जैसे ही पानी की ट्रे उठाकर आगे बढ़ती है तो सामने अपनी जेठानी रजनी को खड़ी देखकर डर जाती है। तभी रजनी कहती है, आज बोल दिया, दोबारा मेरी समधन या हमारी दोस्ती के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, क्योंकि मुझे मेरी समधन और हमारा दोस्ताना दोनों मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। रजनी इतना कहकर काजल के हाथों से पानी की ट्रे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप से कहती है, अपनी बहू के सामने मेरी इंसल्ट करके आपने अच्छा नहीं किया जेठानी जी। आप ये भूल गई हैं कि जहाँ दोस्ताना ज्यादा होता है ना, वहाँ दुश्मनी भी बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद रजनी अपनी समधन सुनीता के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रजनी और सुनीता की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। दोनों अपनी छोटी बड़ी हर बात एक दूसरे से शेयर करते, सारे काम एक साथ करते। दोनों समधनों का दोस्ताना काजल को फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो हमेशा दोनों की दोस्ती तोड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज रजनी अपने परिवार वालों के साथ सुनीता के घर दावत पर जाती है, जहां पहुंचकर रजनी अपने परिवार वालों से हटकर सुनीता के पास जाती है और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स का बैग देते हुए कहती है, समधन जी, इसमें सभी घर वालों के लिए अच्छे और महंगे तोहफे हैं। दावत खत्म होते ही आप यही गिफ्ट सभी घर वालों को दे देना और कह देना आप खुद अपनी तरफ से लाई हैं। नहीं समधन जी, मैं ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हमारे घर का रिवाज होता है कि दावत के बाद लड़की के ससुराल वालों को तोहफा दिया जाता है। मैं झूठ बोलकर आपका लाया हुआ सामान सबको कैसे दे दूं? देखिए समधन जी, आप मेरी समधन ही नहीं, मेरी दोस्त भी हैं और दोस्त हर हालत में दोस्त का साथ देता है, फिर चाहे हालात अच्छे हो या बुरे। आपको हमारी दोस्ती की कसम, आप मना नहीं करेंगी। जब आपके पास होंगे तब आप इसके बदले मुझे पैसे दे देना बस। रजनी और सुनीता की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी काजल सुन लेती है और अपनी जेठानी को कमरे से निकलते हुए देखकर जाकर हॉल में बैठ जाती है। दावत खत्म होने के बाद सुनीता अपनी समधन रजनी की बात मानते हुए अपनी बेटी के सभी ससुराल वालों को रजनी के लिए दिए हुए तोहफे देती है। इससे सुनीता के घर की रस्म भी पूरी हो जाती है, साथ ही सभी के सामने उसकी इज्जत भी रह जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज फिर सुनीता रजनी के बुलाने पर उसके घर आती है, जहां काजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ हॉल में बैठी थी। तभी वो सुनीता को देखकर उसका मजाक बनाते हुए कहती है, सहेलियों, जरा इनसे मिलो। ये है मेरी जेठानी जी की समधन। मेरी जेठानी जी और इनका दोस्ताना बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि शादी के बाद की रस्म को पूरा करने के लिए और अपनी बेटी के ससुराल वालों को तोहफे तक देने के लिए हमारी जेठानी जी ही खरीद कर इन्हें तोहफे देकर गई हैं। और ये इतनी आत्मसम्मान वाली हैं कि हमारी जेठानी जी से लिए हुए तोहफे हमें ही वापस दे रही हैं। क्या हुआ सुनीता जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं समझ सकती हूँ, आपके पास कुछ बोलने के लिए होगा ही कहाँ। आप मन ही मन यही सोच रही होंगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता। तो आप ये मत भूलिए कि आप सिर्फ उनकी एक रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। कोई भी बात वो मुझसे नहीं छिपाएंगी। अभी भी समय है, अपनी दोस्ती तोड़ दीजिए। आपकी हैसियत नहीं है मेरी जेठानी जी से दोस्ती रखने की।
काजल इतना कहकर अपनी सभी सहेलियों के सामने उसका बहुत मजाक बनाती है और उसे शर्मिंदा करके घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन उस दिन के बाद से सुनीता दोबारा फिर कभी रजनी के घर नहीं आती, ना ही उससे कोई बात करती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। तभी एक रोज नेहा अपनी सास रजनी को लेकर अपने घर आती है और रजनी सुनीता से कहती है, समधन जी, ऐसी भी क्या नाराजगी। उस दिन आपको मैंने घर बुलाया, लेकिन अचानक मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया और मुझे नेहा के साथ वहाँ जाना पड़ा, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो आप इतनी नाराज हो गई मुझसे? मेरी हैसियत नहीं है आपसे नाराज होने की। आपने मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। जरूर मेरे ना रहने पर किसी ने आपसे कुछ कहा है। आपको हमारी दोस्ती की कसम है, सच बताइए। अगर आपने मुझे कभी अपना दोस्त माना है तो सच बोलिए। रजनी के बार बार पूछने पर सुनीता उसे रोते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद रजनी सुनीता को लेकर अपने घर जाती है और अपनी देवरानी काजल से कहती है, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैंने समधन जी को तोहफे दिए हैं देने के लिए, या कभी मैंने कभी समधन जी और मेरे बीच पैसों की बात की है तुमसे? सच बोलना, वरना अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। रजनी की बात सुनकर काजल डर जाती है और सुनीता को अपने सारे झूठ के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सुनीता को अपनी गलत सोच पर पछतावा होता है और वो अपनी समधन से अपनी भूल की माफी मांगती है और इस तरह से सुनीता की गलतफहमी दूर होती है और दोनों समधनों का दोस्ताना फिर से जुड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।